अल्लाह ईश्वर खुदा बाहे गुरु माता पिता गुरुजनों को नमन करते हुए आज की जो टॉपिक है उसकी हम शुरुआत करते हैं। साथियों, एक कॉमन सवाल आता है जिसमें लोगों का ये कहना होता है कि डॉक्टर साहब आप एमबीबीएस हैं क्या। बहुत कॉमन सवाल है। चूंकि हम लोगों को हर क्षेत्र का ज्ञान नहीं होता है, ऐसा हम नहीं कहते हैं कि हमें भी हर डिपार्टमेंटल ज्ञान है, क्योंकि मुझ में भी बहुत कुछ कमियां हैं जिसको पूरा करने का हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। और आज हम इन बातों को क्लियर करना चाहते हैं ताकि आप पूरी तरह से समझ पाएं। हमारे भारतवर्ष के अंदर में इंडिया, इसमें मुख्य रूप से 4 पद्धतियों के बारे में लोग जानते हैं, जिसमें एलोपैथ, जिसे अंग्रेजी के नाम से भी जाना जाता है, इनकी जो डिग्रियां होती है, जो डॉक्टर की क्वालिफिकेशन होता है, मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात किया जाए तो उसमें एमबीबीएस होते हैं। और कुछ लोग जो मेडिसिन से स्पेशलाइजेशन करते हैं, जिन्हें फिजिशियन के रूप में कहा जाता है, तो उनका डिग्री एमडी होता है, मास्टर ऑफ मेडिसिन। और जो लोग सर्जरी में स्पेशलाइजेशन करते हैं, उनका एमबीबीएस के बाद एमएस डिग्रियां होती है, मास्टर ऑफ सर्जरी जिसे बोलते हैं। यानी एक स्पेशलाइजेशन जो है आपका एमबीबीएस के बाद, एमबीबीएस जस्ट लाइक ग्रेजुएशन डिग्री होता है। जैसे कॉमन बीए एमए लोग करते हैं, बीटेक करते हैं, तो एमबीबीएस की भी डिग्री की वैल्यू उतना ही होती है जितना आपका ग्रेजुएट के होते हैं। यानी ग्रेजुएशन का डिग्री मिलता है एमबीबीएस, और उसके बाद पीजी बराबर एमएस और एमडी हुआ करते हैं। ये बिल्कुल समझने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत लोग काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। लोग सोचते हैं कि ये तो एमडी हैं, इनकी मतलब अगर इधर पीजी लोग करते हैं तो उधर एमडी करते हैं, और यदि एमएस करते हैं तो इधर पीजी करते हैं, यानी बराबर क्वालिफिकेशन है। यानी डिपार्टमेंट बदल जाने से, जैसे एमटेक और पीजी और एमएस और एमडी, ये सब के सब बराबर हैं। यदि हम देखें तो ये तो हो गई हमारी। कुछ साथी लोग, हमारे जो एलोपैथ के साथी लोग हैं, ईएनटी से स्पेशलाइजेशन करते हैं। कुछ लोग जो है आर्थो से करते हैं, आर्थो मीन्स हड्डी। कुछ लोग हमारे नेफ्रो से करते हैं, किडनी का स्पेशलाइजेशन करते हैं। तो कुछ लोग कार्डियक से स्पेशलाइजेशन करते हैं, यानी हार्ट से। तो अलग अलग ऑर्गन वाइज भी स्पेशलाइजेशन होता है। दूसरी चीज, ये तो एलोपैथ में स्पेशलाइजेशन हुई। हमने पहला टर्म में एक टॉपिक रखा था जिसमें हमने बोला था कि मुख्य रूप से 4 पद्धतियां हैं, जिसमें एलोपैथ। तो एलोपैथ के बारे में तो लगभग आप लोग समझ गए होंगे, एमबीबीएस। दूसरी जो पद्धतियां हैं, आयुर्वेद। ये भी हमारी बहुत पुरानी पद्धति है, जो भारत की नेम फेम लगभग हर घर में इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें हमारे पूर्वज लोग काफ़ी इसमें उन्नत थे और आज भी उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो बाद में चल करके इसमें भी एक डिग्रियां होती है जिसका नाम है BAMS, बैचलर
आयुर्वेद मेडिकल साइंस। तो ये जो हुई ये एमबीबीएस के इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट मीन्स लगभग बराबर, यानी उनकी जितनी मान्यता है लगभग इनका भी है। कुछ कानूनी प्रक्रियाओं में एमबीबीएस को ज़्यादा दिया गया है, एलोपैथ साइंस को दिया गया है मॉडर्न मेडिकल साइंस के द्वारा। मगर अगर डिग्री के मामले में कहा जाए तो दोनों की डिग्रियां ग्रेजुएट लेवल की हैं और दोनों की ड्यूरेशन, स्टडी ड्यूरेशन भी बराबर कर दी गई है। साथ ही बाद में हमारा आयुर्वेद में भी एमडी हुआ करता है, उसमें भी स्पेशलाइजेशन अब होने लगा है। तीसरी जो पद्धतियां है, जो प्रचलित पद्धति है, जिसे हम लोग होम्योपैथ के नाम से जानते हैं। तो होम्योपैथ में BHMS, पहले इसका DHMS हुआ करता था, अब इसका BHMS ग्रेजुएशन लेवल की डिग्रियां होती है और ये भी MBBS के बराबर हैं। और बाद में इसमें भी स्पेशलाइजेशन होती है। जो MD बनते हैं उसमें भी स्पेशलाइजेशन कोर्सेज हैं। कोई गायनो से स्पेशलाइजेशन है, तो कुछ अलग अलग ऑर्गन के स्पेशलाइजेशन बाद में लेकर के वो बनते हैं। तो इस तरह से हमारा ये 3 पद्धतियां हुई। चौथी जो पद्धतियां हैं जिसको हम लोग यूनानी के नाम से जानते हैं, इनकी जो डिग्रियां होती है BUMS होती है, इसमें भी स्पेशलाइजेशन होती है आगे। तो ऐसे करके यदि हम लोग देखें तो मुख्य रूप से 4 पद्धतियां हैं जो गवर्नमेंट के पूर्ण रूपेण गाइडलाइन के अंतर्गत कार्य कर रही है, जिन्हें रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर के नाम से जाना जाता है। दूसरी जो अन्य पद्धतियां हैं, लगभग मोर देन 300 एंड एबव पद्धतियां जो है, जो अल्टरनेटिव साइंस के अंदर में है। हमारा होम्योपैथ भी कुछ सालों पहले अल्टरनेटिव साइंस के अंतर्गत आता था, जो बाद में चल करके उसे आयुष डिपार्टमेंट के अंतर्गत ले लिया गया। आयुष का मतलब ही होता है 5 पद्धतियों का वर्ड है आयुष, AYUSH। तो आपको बता देना चाहते हैं बंधु कि ये आयुष डिपार्टमेंट जिसे बोलते हैं, आयुष यानी ये मीन्स आयुर्वेदा, बाई मीन्स बाई यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथ। तो आयुष का मतलब ही होता है ये 4 पद्धतियां से मिलकर, है ना, यानी आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथ और सिद्धा, ये 5 पद्धतियां को मिलाकर जो है हमारा आयुष बनी है। तो ये जो 5 पद्धतियां देख रहे हैं, तो हमारी जो नई जो पद्धति आ रही है, जिसे 5वीं चिकित्सा पद्धति बोलते हैं, इलेक्ट्रो होम्योपैथ साइंस, ये 1860 की साइंस है और ये इटली की साइंस है। जिस तरह से होम्योपैथ जर्मनी की साइंस थी, वैसा ही इटली की साइंस है। और इसमें भी डॉक्टर कॉन्ट सीजर मैटी इसके फाउंडर रहे, जैसे हैनीमैन साहब रहे होम्योपैथ का। तो बंधु आपको बताना चाहेंगे कि इसमें भी BMS कराई जाती है और लोग MBBS के इक्विवेलेंट इसको मान रहे हैं। मगर जब तक गवर्नमेंट मान्यता ना दे दे तब तो ये डिग्रियां पूर्ण रूप में नहीं कर सकते हैं। मगर गवर्नमेंट की सुप्रीम कोर्ट की एक आदेश है जिसमें साफ शब्द में ये कहा गया है कि जब तक गवर्नमेंट इसको अंडरटेक ना कर ले तब तक इस पद्धति की इलेक्ट्रोहोम्योपैथ साइंस में लोग रिसर्च, डेवलपमेंट एंड प्रमोशन कर सकते हैं। प्रमोशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्ट के तहत ये लोग काम करते रहेंगे और इनकी क्लिनिकल
प्रैक्टिस पे कोई रोक नहीं है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है 2015, 2010 और उसके पहले भी बहुत सारे आदेश मिली है। और पूरे भारतवर्ष के अंदर में आपको बता देना चाहते हैं कि राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जो इलेक्ट्रो होम्योपैथ साइंस में पूर्ण रूपेण मान्यता मिल चुकी है और वहाँ गवर्नमेंट के गाइडलाइन में प्रैक्टिस चल रही है, जबकि बाकी जगह पे पूरी तरह से गवर्नमेंट के गाइडलाइन में प्रैक्टिस नहीं चल रही है। सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश था कि आप जो है, भारत सरकार से आदेश दिया गया था कि आपको जो है गाइडलाइन इसके लिए बनाइए और इलेक्ट्रो होम्योपैथ साइंस को भी अन्य चिकित्सा पद्धति की तरह इनको भी आगे बढ़ने के लिए गाइडलाइन तैयार कीजिए। मगर बीच में बहुत सारी कानूनी अड़चने के कारण से अभी की जो स्थिति है, आईडीसी बनाई गई है, इंटर डिपार्टमेंटल कमिटी, जिसमें गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करने के लिए, इस इलेक्ट्रो होम्योपैथ साइंस को रिकॉग्नाइज करने के लिए ही बनाई है। कुछ क्राइटेरिया रखी है, यदि उसको फुलफिल कर दिया जाए तो गवर्नमेंट इसे भी, जिस तरह से होम्योपैथ, आयुर्वेद, यूनानी और सिद्धा के लोग आज हैं, उस तरह से कल हमारा इलेक्ट्रो होम्योपैथ साइंस भी हो जाएगा और इसकी भी फ्यूचर बहुत अच्छी ब्राइट है। साथ ही आपको ये बताना चाहते हैं बंधु कि बहुत से पेशेंट का ये कन्फ्यूजन होता है। यदि पेशेंट आते हैं और वो कहते हैं कि सर हमने तो फीवर का मेडिसिन लिया, अगर उनको बीच में वोमिटिंग हो जाती है और वो दूर के हैं तो वो क्या करें। तो वैसे कंडीशन में पेशेंट के लिए जो भी वहाँ पे चिकित्सा पद्धतियाँ अवेलेबल है, बगैर इलेक्ट्रो होम्योपैथ की मेडिसिन को बंद किए हुए थोड़ी सी अंतराल दे करके आप अन्य डिजीज़ का ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और ख़ास करके आकस्मिक चिकित्सा, और मान लीजिए कि बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं, बहुत कॉमन सवाल आता है, डॉक्टर साहब हमने आपके यहाँ से मेडिसिन ले गया है सर, हमको तो ये हो गया है सर, हम क्या करें, यानी हमको ये बीमारी क्रिएट हो गई। तो हम उनसे एक ही सवाल करते हैं, क्या आप एलोपैथ खाते हो तो क्या आपकी बीमारियाँ क्रिएट नहीं होती है? यदि आपने एलोपैथ की फीवर की मेडिसिन खाई और आपको लैट्रिन स्टार्ट हुआ तो क्या आप लैट्रिन की मेडिसिन नहीं खाते हो? खाते हो ना। तो यदि आप खाते हैं, लैट्रिन की मेडिसिन खाते हैं, तो आपको यहाँ पर भी अन्य साइंस में पूरे आयुष डिपार्टमेंट के लिए हम बताना चाहते हैं, पूरे आयुष डिपार्टमेंट के अंदर में जो भी पद्धतियाँ कार्य कर रही है, आम जनता के लिए ये वीडियो है कि यदि आप जागरूक, आपको होने की जरूरत है। हमारे एलोपैथ के चिकित्सक बंधु भी जो अच्छे नॉलेजेबल है, जो समझदार हैं, वो लोग भी कोऑपरेट करते हैं क्योंकि वो हमारे बड़े भाई के समान है। ऐसा बिल्कुल नहीं कहेंगे कि जो एलोपैथ के चिकित्सक बंधु हैं वो हमारे लिए विरुद्ध कार्य करते हैं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि इस संसार के अंदर में हर किसी को जिम्मेवारी मिला है और जो जिम्मेवारी मिला वो बखूबी से निभा रहे हैं। अब सवाल उठता है साथ ही कि जो समझदार लोग हैं वो लोग आपको कोऑपरेट करते हैं और कुछ लोग ऐसे भी चिकित्सक बंधु हैं जो एक दूसरे पे तंज कसते हैं और उनका ये मंशा होती है कि एक दूसरे को बुराई करके आगे की तरफ बढ़ जाना, जबकि ऐसा नहीं होता। आप रिजल्ट से दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और हम एलोपैथ से भी, जांच विभाग से भी पीजी कर रखा है। बंधु, मुझे पता है हम अभी तक की प्रैक्टिस के दौरान हमने ये देखा है, मेरी फुल्ली इलेक्ट्रो होम्योपैथ की प्रैक्टिस है और हमने ये देखा है कि अगर मान लीजिए पेशेंट दूर दराज के हैं और उस स्थिति में हमारे पास किसी भी डिजीज़ के लिए ले गए और उनका कुछ नया डिजीज़ सामने आता है, तो उनको साफ शब्द में हम बोलते हैं कि आप एक अच्छे फिजिशियन के पास चले जाओ और जा करके उनसे कंसल्ट कर लो जो तुम्हारे नियरेस्ट हैं, और उनको ये बताना कि सर हमारी ये मेडिसिन चल रही है और यदि आपको कन्फ्यूज़न लगे तो आप बात कर लीजिए
और ऐसा बहुत बार हमने किया बगैर अपनी मेडिसिन चालू किए हुए। बहुत बार कुछ फिजिशियन ऐसा भी बोलते हैं कि कुछ हो जाएगा तो हम बोलते हैं कि डॉक्टर साहब अभी तक ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हमारी पद्धति जो है पौधा से बनी हुई है। अब सवाल उठता है कि पौधा आपका डेली दैनिक दिनचर्या का खान पान के रूप में इस्तेमाल होता है, तो क्या आप एलोपैथ साइंस को जब खाते हैं तो खाना खा के ही तो खाते हैं। आप साग खाते हैं, आप पौधा का ही सारा इंग्रेडिएंट्स लगभग इस्तेमाल करते हैं। हमारा भोजन के अंदर में 80 to 90% जो हमारा फूड मटेरियल है वो क्या है, प्लांट है, प्लांट से लिया गया है। तो सवाल उठता है कि हमने अगर इलेक्ट्रो होम्योपैथ साइंस की मेडिसिन खा रखी है और फिर हम एलोपैथ की मेडिसिन खा रहे हैं, तो फिर कहाँ गलती कर रहे हैं? कहीं तो गलती नहीं हो रही है। गलती किस एंगल से हो रही है? ये तो साइंटिफिक बात हम बोल रहे हैं, समझने की जरूरत है। तो साथियों, एक बात समझ लेना है कि हमारा पौधा हमारा भोजन है, और भोजन के साथ में यदि बीच में ज़रूरत पड़ती है, उसी के सूक्ष्म रूप का इस्तेमाल किया गया है, जो मेडिसिन के रूप में पारासेलस का जो थ्योरी कहता है, पारासेलस जो साइंटिस्ट थे उनकी थ्योरी कहता है कि माइन्यूट से माइन्यूट डोज डिजीज को क्योर करती है। तो सवाल उठता है कि वही पौधे का एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल किया जाता है, स्पैजरिक प्रोसेस से निकाल करके उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो सवाल उठता है कि यदि आपने इलेक्ट्रो होम्योपैथ साइंस की मेडिसिन खाया और बाद में आपको कोई और नई डिजीज, मान ले जाते हैं कि आँख की आपको इलाज हम कर रहे हैं और आपको दांत में दर्द है, अब आप मेरे पास तुरंत तो आ नहीं सकते, तो उस कंडीशन में जब भी आप एलोपैथ की मेडिसिन खाना चाहते हो तो बिल्कुल खा सकते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस देके। तो सवाल उठता है कि एकदम बिल्कुल कॉमन सवाल है कि क्या वो रिएक्शन नहीं करेगा, क्या वो मेडिसिन दोनों टकराएगा नहीं? क्योंकि कॉमन सवाल है, लोग कहते हैं ऐसा कि टकरा जाता है, रिएक्शन कर जाता है। तो बंधु, हम पूछते हैं कि आपका तो खाना तो आप खाते हो ना, उसमें तो फूड मटेरियल ही है, प्लांट मटेरियल ही है। तो वो जब रिएक्शन नहीं करता आपके साथ तो ये बिल्कुल रिएक्शन नहीं करेगी, और करती भी नहीं है, क्योंकि हमने लगभग ये एक्सपीरियंस मेरा 13 के बाद से लगातार एक्सपीरियंस रहा है, 2013 के बाद। और बंधु, इस साइंस से भी हमने MD कर रखा है, इलेक्ट्रो होम्योपैथ साइंस से। और परम आदरणीय गुरु वकील खान, जो कि डॉक्टर B भट्टाचार्य के असिस्टेंट रहे, जो इंडिया के चेयरमैन, होम्योपैथ के जाने माने चेयरमैन रहे, उनके वो असिस्टेंट थे, और उन्हीं के गाइडलाइन में हमारी पूरी प्रैक्टिस चलती है बंधु। और आज हमारे YouTube चैनल के अंदर में आप देख रहे होंगे कि किस तरह की रिजल्ट मिलती है। और मेरे क्लिनिक के अंदर में हम किसी को दावा नहीं करते कि ये बीमारी हम ठीक करते हैं बंधु। ठीक करने का काम तो परमेश्वर का ही है, मेरा कार्य जो है हम पूर्ण रूपेण प्रयास करते हैं और उसमें सफलता मिलती है। और आगे के लिए आप लोग की दुआ की ज़रूरत है। इस चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। लगभग आप लोगों को ये बातें तो समझ में आ ही गई होगी कि MBBS, BAMS, BHMS, PUMS ये सब के सब बराबर हैं। एक पहले आ गए MBBS बड़े भाई तो मंझले भाई अगर BAMS को माना जाए, सांझिल भाई यदि BHMS को माना जाए, और छोट भाई यदि BUMS को माना जाए, तो किसी एंगल में कम नहीं है। और सबकी इच्छाएं यही है कि हम लोगों को डिजीज से मुक्त करें, लोगों को स्वस्थ रखें। इसलिए धन्यवाद बंधु सभी को, थैंक यू।